मिस्टर एस। जी हाँ, जी तो सर। मैंने ये सोच के रखा था कि मैं आपको इग्नोर करूंगा, क्योंकि सही बात मेरे है। लिए तुम्हारा एग्जिस्टेंस कोई मायने नहीं रख रहा था। आई कैन वेरी सही वेल बात है। इग्नोर यू। आप जैसे 137 करोड़ लोग जो है इस देश में हैं, जो सही अपने बात है स्वार्थ सर। के लिए अपने लिए जीते हैं, ऐसे व्यक्तियों के एग्जिस्टेंस का कोई ज्यादा मायने है नहीं। सही बात है सर। यदि मैं आज डिसाइड करूं कि देयर इज नो एस कुमार गुप्ता, तो हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस टू मी? हालांकि यस आप ये सर। भी कह सकते हो कि साहब, मैं भी प्रिज्यूम कर सकता हूं कि देयर इज नो मैथिली शरण गुप्त, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू यू एज वेल, एंड ये यस बात सर। भी उतनी ही सत्य हो सकती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। तो हम अपने एग्जिस्टेंस का मायना बदलें, हमारा एग्जिस्टेंस रिलेवेंट हो। इस काल चक्र बिल्कुल। में जो भी पैदा हुआ है, उसके मरने की तिथि पहले से ही तय है, जी सर, सही बात है चाहे सर। हम उसे जाने चाहे ना जाने। राइट? बिल्कुल वो सही बात है वो सर। आज के 1 मिनट बाद भी हो सकता है। अभी कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और आप कह रहे मिस्टर गुप्ता इज नो मोर, आई जस्ट स्पोक टू हिम, ही वाज साउंडिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी नाइस, ही वाज वेरी एनर्जेटिक, व्हाट हैपेंड वी डोंट नो। राइट? सही बात लेकिन है सर। लेकिन ईश्वर ने जितनी ही घड़ी दी है, उतने ही समय हम जी सकते हैं। सही बात है सर। आपको ये बात समझना ही होगी कि एक षड्यंत्र के तहत आपको पावर ट्रांसफर हुआ है। आप जो है 1947 के इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था, उसके तहत आपको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। और ये बिल्कुल सही ट्रांसफर बात ऑफ पावर भी अंग्रेजों ने जिसे चुना था उसको किया है। आप है। जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हें आपने नहीं चुना था। वर्किंग कमेटी में उन्हें 0 वोट मिला था। जी सही बात है सर। ये कौन बनेगा, ये बात जो है कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिशर्स को समझाई थी कि इंडिया में एक दुबले पतले चरित्र का व्यक्ति है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू है, और जी उसे सर। आसानी से महिलाओं का उपयोग करके जो चाहे वो कराया जा सकता है, और सही वह बात है अपने आप में महत्वाकांक्षी भी है। ये दोनों सही बात तथ्य जो है ब्रिटिश के फेवर में है। कैबिनेट सही मिशन बात की बात मान के उस समय जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड बॉवेल, जी उनको सर। हटाया गया और बर्मा बॉर्डर से लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडमिना माउंटबेटन को विशेष मकसद से बुलाया गया। और वी सल्यूट दीज ब्रिटिशर्स कि जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आपके 0 वोट पाने वाले को वो प्राइम मिनिस्टर बनाने में कामयाब रहे। बिल्कुल सही और बात उस है सर। व्यक्ति ने जो संविधान बनाया, आपको ये मालूम ही नहीं है कि ड्राफ्ट कमेटी ने संविधान बनाया ही नहीं है। यदि आप जो है अभी यदि उसमें जाएं इंटरनेट पे और जरा खोजें कि मिनट्स ऑफ ड्राफ्ट कमेटी मीटिंग, तो उसमें खड़े होने से लेके बैठने से लेके थैंक्स तक जो है बात कही गई। तो जो जो आर्टिकल्स पे डिबेट हुआ, वो आर्टिकल उस कमेटी के हाथ में पहले से थे। वो आर्टिकल किसने दिए उसको? सही बात है सर। वो आर्टिकल जवाहरलाल नेहरू और उनके 7 लोगों ने मिलकर बनाए थे। यह तथ्य जो है रिकॉर्ड पे। अच्छा। ड्राफ्ट कमेटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर आम्बेडकर थे, उन्होंने जो है उन्हें एक बना बनाया ड्राफ्ट दिया गया था। ये बना बनाया ड्राफ्ट कहाँ से उनके पास आया? क्योंकि जो यदि आप ड्राफ्ट कमेटी की यदि डेलिब्रेशन सुने तो उसमें ये बात बड़ी बारीकी से आती है कि किसने क्या कहा। नेहरू जी खड़े हुए, उन्होंने ये कहा। तो नेहरू जी ने ड्राफ्ट जो है संविधान भी बनाया, जिसे वो अंग्रेजों के माथे वो कराना चाहते हैं। एक मैं संविधान बिल को सुन रहा था, उसमें नाम भी बताया था, मैं दोबारा ऑलरेडी नहीं। तो नेहरू जी के दिमाग में उस अंग्रेज के माध्यम से यह ड्राफ्ट जो है वो इम्प्रूव कराना था, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण उन्हें ड्राफ्ट कमेटी बनाना पड़ी।
जिसमें कि जी डॉक्टर सर। आम्बेडकर बात को समझ में आई आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही और बात है। यदि आप इसे बारीकी से देखेंगे तो आपको एक चीज ये भी समझ में आएगी कि नेहरू जी ने उस ड्राफ्ट कमेटी में भी खूब दखल दिया है। आप सुनिए, सही बात है, सही। सर ऐसा भी तो कहते हैं कि आजादी के जब 20 से 25 साल बाद जब वहाँ की महारानी आई थी तो वो हमारे राष्ट्रगान पे बैठी हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री और सब तो खड़े हुए थे, लेकिन वो बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुझे बैठी इस बात की कुछ जानकारी नहीं और बिना पासपोर्ट की भी आई थी नहीं सर। है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। बिना पासपोर्ट की भी आई थी सर, और उन्होंने ये कहा बिना कि पासपोर्ट के क्यों आएंगे? राजा को पासपोर्ट की जरूरत होती है? हाँ, उन्होंने यही कहा था, सेम यही कहा था जब उनसे पूछा ना कि बिना पासपोर्ट की हाँ, उन्होंने ये बोला मैं तो अरे अपनी आप तरफ तो से गुलाम हैं। जो 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गाना उनके स्तुति गान के लिए लिखा था और जिसके एवज में उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, वो नोबेल प्राइज उन्हें कोई गीतांजलि के लिए नहीं मिला। वो उस गाने के लिए लिखा है जिसे आपका राष्ट्रीय गान कहते हैं, और उस राष्ट्रीय गान में जॉर्ज पंचम को इस देश का भाग्य विधाता कहा है। सही बात है सर, आशीष की अपेक्षा की है। सही बात है सर। काफी दुख की बात है कि आप जैसे इतने ब्रेव आईपीएस सोल्जर्स उसी राष्ट्रगान पे मरते हैं और कितने लोगों को पता ही नहीं कि राष्ट्रगान एक वो चमचाबाजी का गीत है सर। हाँ, तो ये राष्ट्रगान जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम की विजिट के समय पे लिखा था, और इस गाने को दूसरी बार जो है बजाया गया था वो 26 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में भी बनाया गया, मतलब बजाया गया था। और कांग्रेस तो जो है अंग्रेजों ने पैदा की थी ना। कांग्रेस का गठन किसने किया था आपको मालूम है? ओ.ए. हुयूम। जी सर, मुझे नहीं मालूम है। 1885 में, सुनो मैं तुमको समझाता हूँ, 1885 में उन्होंने इसका गठन किया था और दिस वाज रेज्ड एज ए फन क्लब, एंटरटेनमेंट क्लब के बतौर रखा गया था। और ये उन अंग्रेजों का क्लब था जो अंग्रेजी बोलते थे और जो प्रेफरेबली ब्रिटेन या इंग्लैंड में पड़े हुए थे। और इस क्लब की मानसिकता ये थी कि इनके माध्यम से नेटिव्स के ऊपर राज किया जाए। और अंग्रेज जो है इन्हीं अंग्रेजों के माध्यम से आपके ऊपर राज भी कर पाए। और जिन्ना भी जो है उसी कांग्रेस का था। कांग्रेस इज एक्सटेंशन ऑफ द सेम। और जो आप देखिए सुभाष चंद्र बोस, ही वाज एन ICS ऑफिसर, ये आपको मालूम है कि नहीं? जी सर, उनका है ना सिविल रैंक 7 था उसके अंदर, मतलब नहीं, 7th नहीं था, इट वाज 4th। ही वाज 4th इन द मेरिट लिस्ट। एंड उस समय एक फ्रेंच का पेपर भी जोड़ दिया गया था। एंड 1 महीने में इन्होंने फ्रेंच भी तैयार की और 4th रैंक पाली। जी सर, ये उस समय जहाँ तक मेरे को ध्यान है ये ओनली इंडियन थे हु हैज बीन सिलेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर रैंक, और जिन्होंने टॉप किया था। इट वाज ए शॉक फॉर होल वर्ल्ड कि एक इंडियन 1 महीने की तैयारी से फ्रेंच के पेपर को क्लियर करते हुए ICS में 4थी रैंक ले आए। ये ताज्जुब और अजूबे से अलावा और कुछ नहीं था। उस चरित्र के व्यक्ति ने वो को घोट दिया गया उसका गला। वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को काम नहीं करने दिया बापूजी ने। बापूजी ने क्यों काम नहीं करने दिया, इस सब पे विचारण की आवश्यकता है। और वो व्यक्ति इतना कर्मठ था कि वो इस देश से बाहर चला गया, हिटलर से मिला, जर्मन के प्रभाव का यूज करके उसने जापानियों को इंस्ट्रक्शन दिलाया, और जो वहां पर भारतीय सेना सैनिक थे उनके माध्यम से न केवल आजाद हिंद फौज बनाई बल्कि आजाद हिंद सरकार भी बनाई। आपको ये मालूम है कि उन्होंने आजाद हिंद बैंक, राष्ट्रीय बैंक का भी गठन किया था। और उनकी मुद्राएं आपने आजकल देख रहे होंगे, वो मुद्राएं उसी बैंक के द्वारा छापी गई थी। तो मुद्राएं भी छप रही थी। लोगों ने बहुत सारा जो है
धन दौलत आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार को डोनेट की थी, जो कई ट्रंक में भर के जवाहरलाल नेहरू को दी गई, जिसे लूट लिया गया, वो कहाँ गायब हो गई? ये बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा ऐसा भी मैंने सुना है कि जिन्ना ने ये भी बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस बनते प्रधानमंत्री तो मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान, मैं उनके अंदर काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बनेगा तो मुझे अलग से पाकिस्तान चाहिए। मुझे ये विवरण नहीं मालूम है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज भेजेंगे जिससे इस तथ्य पर रोशनी पड़ेगी तो मैं उसे अध्ययन करना चाहूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अंग्रेजों ने अपने नियम के तहत अपने चुने हुए व्यक्ति को, जिसे 0 वोट मिला था, उसको प्रधानमंत्री बनाया और ट्रांसफर ऑफ पावर किया। और जिस एक्ट के तहत ट्रांसफर किया उसका सॉवरेन जो पावर था वो ब्रिटिश किंग को था, ब्रिटिश क्वीन को था, जिसका सेक्शन 2 जो है 1976 में अमेंड किया गया है। कितनी शर्म की बात है सर, पूरा देश जो है वो है ना 75वीं सालगिरह की तैयारी में कर रहा है और लोगों को पता ही नहीं कि कंडीशनल इंडिपेंडेंस है। आपको ये मालूम है इन लोगों ने ओथ वगैरह भी इन द नेम ऑफ जॉर्ज किंग ऑफ ब्रिटेन के नाम से जो है ना इन्होंने शपथ ली थी। नहीं सर, ये जहां अभी सरदार सुभाष चंद्र बोस जी का होलोग्राम लगाया गया है, उस जगह पे जॉर्ज बुश की मूर्ति स्थापित थी। सर मेरे को कैसे पता होगा सर, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं स्कूल टाइम में सोशल साइंस सब्जेक्ट में टॉपर था, उसके बाद भी देखिए मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुक्स में कभी पढ़ाया ही नहीं गया ये सर। करेक्ट, क्योंकि जो है ये बड़ी शालीनता से ये चीजें टेक्स्ट बुक से हटा दी गई। टेक्स्ट बुक जो है वो मौलाना आजाद ने अपने तरीके से लिखवाई हैं। स्वतंत्रता पाने के बाद जिन आताताइयों ने, जिन आक्रमणकारियों ने आपके ऊपर कई बार आक्रमण किया, आपके भारतीयों की हत्याएं की, आपकी महिलाओं का सील हरण किया, आप पर झजिया टैक्स लगाया, आपको एक बार नहीं कई बार लूटा, आपको धर्मांतरण करने के लिए विवश किया, आपकी मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ा, उन आताताइयों के नाम पर दिल्ली और बाकी शहरों में नामाकरण किए गए हैं। और आपको क्या ये मालूम है कि 1991 में एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है, आप सर्च करना अभी उसको पढ़ना, उसका नाम है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991। ये 1.5 पेज का एक्ट है जिसमें मात्र 8 सेक्शन हैं। ये इस एक्ट का 4था सेक्शन कहता है कि जो स्थान 15 अगस्त 1947 के पहले जिस धर्म के लिए उपयोग किया जा रहा है वह उसी धर्म के लिए उपयोग किया जाएगा, केवल राम जन्मभूमि विवाद को छोड़कर। कोर्ट को संज्ञान लेने से मना किया गया है। दे आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। तो भारतीयों से कहा गया कि हे गुलामों, तुम साले गुलाम हो। जिन आताताइयों ने आक्रमण किया, आपको लूटा, हत्याएं की, आपका धर्मांतरण किया, आपकी मूर्तियां तोड़ी, देव मूर्तियां तोड़ी, आपके मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया, आप पर जजिया टैक्स लगाया। उस समय यदि आप में ताकत होती तो आप इसे रोकने की कोशिश करते कि नहीं करते? जैसे वो कहते हैं ना, हाय हुसैन हम ना हुए। तो यदि 1 मिनट कहा जाए कि मिस्टर एस कुमार, यदि तुम होते तो उस समय लड़के भारत को बचाने की कोशिश करते कि नहीं करते? डेफिनेटली सर, करते। तो आप देखिए, यदि आपकी आत्मा उस समय भी जन्मी होगी, किसी न किसी रूप में आप भी वहां रहे ही होंगे, लेकिन हम उतने शक्तिशाली नहीं थे कि इन आताताइयों को लड़ने की हमने
कोशिश की या हम लड़ नहीं पाए, या हम इतने आपसी चीजों में मशगूल थे कि हमने उसे महत्व नहीं दिया। क्योंकि इन आक्रमणकारियों ने केवल एक आध बार अटैक नहीं किया, उन्होंने कई बार अटैक किया और एक के बाद एक कई लोग आए। तो हमने एक आक्रमण से भी कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो किताबों में ऐसा पढ़ाते हैं कि राम ने नदी में डूब के सुसाइड कर लिया, भगवान श्री राम ने। ऐसा ये मतलब ये चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, प्रोपोगेंडा। अब राम जी ऐसा कर सकते हैं सर? मतलब ऐसा वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है सर, बुक्स में। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा सर। आप जरूर भेजिए, और जिनने वो किताब लिखी है उनको चुनौती दीजिए, उनको मंच पे बुलाइए और उनकी भर्त्सना करिए। क्योंकि यदि आप और कुछ नहीं कर सकते हो तो जो मर गया है उसको भर्त्सना करिए, और जो जिंदा है उसे बुलाइए और कहिए कि डिफेंड करो अपने स्टैंड को, नहीं तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। और इन देशद्रोहियों ने, जिन्होंने आपके इतिहास को बदल दिया, हमारे चाटुकार नेताओं ने और पूजनीय नेहरू जी ने उन्हें पद्म श्री और पद्म विभूषण से अलंकृत किया है। आपको ये जानकारी है कि नहीं है? हाँ, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि उन्हें डिफरेंट कमेटीज में रखा, इसलिए इससे हटकर जो व्यूज पे किताबें लिखी गई उन्हें पब्लिश होने से रोका गया। बिल्कुल सही बात है सर, तो बिल्कुल सही बात। अंग्रेजों ने अपने चुने हुए व्यक्ति को अपनी शर्तों पे अपने नियम के तहत पावर ट्रांसफर किया, और उन दुष्टों ने संविधान के नाम पर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 का 80% एज इट इज अडॉप्ट किया। बिल्कुल सही बात है। हमारे वेदों में प्रशासन, अर्थशास्त्र के बारे में इतना ज्ञान है कि ये जब इनको, आपको ये मालूम है, जिस समय 1830 में एक 1078 पेज का डॉक्यूमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, और ये दो शख्सों ने किया है। एक का नाम है विलियम एडम, लॉर्ड विलियम एडम, और दूसरे का नाम है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का नाम सुना सर, सुना। हाँ, तो लॉर्ड मैकाले का बॉस था लॉर्ड विलियम एडम। इन्होंने 1830 में एक रिपोर्ट पेश की जो कि 1078 पेज की है, और उसमें ये बताया गया कि भारत महाप्रकांड विद्वत्ता है। यहाँ के गुरुकुलों में 18 महाविद्याओं में प्रकांडता हासिल है। और ये उस समय जो है, जो ब्रिटेन का सीन था कि वहां पर संडे स्कूल चलता था जिसमें बाइबल पढ़ाया जाता था। मतलब नाउ यू कंपेयर व्हाट दे वेयर एंड व्हाट वी वेयर। बिल्कुल। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी रिपोर्ट, उनके लोग कह रहे हैं, और यहाँ नहीं कह रहे हैं भारत में, वो उनकी पार्लियामेंट में कह रहे हैं। एक अंग्रेज खड़ा होके कहता है कि आई एम विटनेस टू इट, आई करोबरेट इट। तो उसको पूछा गया कि भाई तुम कैसे इसके विटनेस हो सकते हो, ये लोगों ने तो अध्ययन करके रिपोर्ट बनाई है और इसी काम के लिए इनको काम सौंपा गया था, लेकिन तुम विटनेस कैसे हो सकते हो? तो वो बंदा कहता है कि मैं जो है वो हैदर अली से मेरी लड़ाई, मतलब मैं लड़ा था सेना के बतौर, क्योंकि मैं सेना में था, और उस दौरान मैं हार गया तो उन्होंने मेरी नाक काट ली। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस अंग्रेज से पूछा गया कि जब तू हार ही गया तो तेरी नाक क्यों काटी, तेरा गला क्यों नहीं काट दिया? तो उस जेंटलमैन ने कहा कि नहीं, भारत के राजा बहुत दयालु हैं, यदि आप युद्ध के दौरान मारे जाएंगे तो बात अलग है, आपको पकड़ के वो कभी नहीं मारेंगे। नाक काटना सबसे बड़ा पनिशमेंट है। और फिर उसने कहा कि साहब मैं अपनी नाक लेके, कटी हुई नाक के साथ जो है, बगल में एक बदगाम गुरुकुल था वहां गया और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की मेरी। और क्या आप बता सकते हैं कि मेरी नाक कटी हुई थी और अब जुड़ गई है? मतलब ये 1830 में आपकी सर्जरी और शल्य चिकित्सा का विवरण
ब्रिटिश पार्लियामेंट में उपलब्ध है।